नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी स्पेशल क्लास है हमारी, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी पॉलिटी की स्पेशल क्लास होने वाली है, जो कि जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक इसके पहले की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम 61 नंबर से आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से आगे। 61 नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सारे यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और जितने भी यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो ये आपके प्रीलिम्स के जैसे अभी आपको 26 और 27 अक्टूबर को आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश, रूस या फ्रांस के संविधान से। तो याद रखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये आपका यूपी लोअर पीसीएस प्री जीएस में पूछा गया था। यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस 2 बार क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है, याद रखिएगा। सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके षोडश समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया। इसमें मात्र एक अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है, और वर्तमान में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, और 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता के संविधान से उद्धृत है। कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 में है, और यह किस संविधान से लिया गया है ये बताना है। ब्रिटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये आपको यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान है और तथा दूसरे में वे देश जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है। उन्हें सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपके देश दिए हुए हैं और एक तरफ उनके द्वारा लिए गए उन देशों से लिए गए प्रावधान है। एक बार देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता, अभी आपको बताया विधि के समक्ष समानता ये आपका लिया गया है इंग्लैंड या ब्रिटेन से, तो A का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका विधि का समान संरक्षण ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान दिया जाएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A2B1 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में कौन सा युग्म सही रूप में संबंध नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही रूप से संबंधित नहीं है, सही रूप से सम्मिलित नहीं है। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, एकदम सही है। संघ का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था। फिर अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकार लिए गए थे, एकदम सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची वगैरह लिया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही इसका राइट है। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपको यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में 1996 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य संबंध में डैश समानता पाई जाती है।
संघ राज्य संबंध में? कहाँ के? ऑस्ट्रेलियाई संविधान, कनाडाई संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 या अमेरिकी संविधान? तो याद रखेंगे कनाडा के संविधान में और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो याद रखेंगे 2 और 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु एवं महत्व, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम चलिए शुरू करते हैं। 66 नंबर प्रश्न। देखिए संविधान की प्रस्तावना से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे आपको देखने और समझने को मिलेगा। निम्नलिखित घटनाओं और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही जैसे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछने वाला है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आप देखेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लास्ट में जिनमें लास्ट में जिनको सभी से लास्ट में रखा गया है, देखिएगा और फिर आप बताइएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जन सिंह केस, बेरुवारी केस, गोलकनाथ केस या केशवानंद भारती केस? तो सबसे पहले इसमें आता है बेरुवारी केस, आपको 1960 में आता है, सज्जन सिंह केस 1965 में आता है और गोलकनाथ केस 1967 में आता है और केशवानंद भारती केस 1973 में आता है। ठीक है, तो ये अब देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपको ये 1965 में है सज्जन सिंह केस। सेकंड नंबर आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपको फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ। बेरुवारी केस 1960, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था? सहयोगी संघवाद ये कहने वाले थे ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा और भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है और ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। आप सभी ने पढ़ा है इंडिया दैट शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान में संघीय संविधान के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है, इसलिए भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है मूल अधिकारों को न कम किया जाना और ना ही उनको छीना जा सकता है, जो मूल अधिकार थे नहीं इनको किया जा सकता है। ठीक है, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। केवल नहीं होगा, जहां पे केवल होगा वो तो गलत हो जाता है, आप जानते हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। नहीं, 1973 का जो मामला था उसमें संविधान का भाग प्रस्तावना को कहा गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कथन एकदम सही है। कुछ ऐसे चीजें हैं जिस पर संशोधन नहीं किया जा सकता और यही आपको राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। 69 नंबर प्रश्न, 69, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? या सभी आप सभी जानते हैं संविधान सर्वोच्च है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं लगाएंगे, हमेशा भारतीय संविधान के अनुसार संविधान आपका सर्वोच्च होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? याद रखिए ये हो जाएगा प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 और नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4। ये उपयुक्त तीनों ऐसे हैं जो शांति में सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया?
तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग स्थायी रूप से ग्रिगोरियन कैलेंडर से मिलता है और इसमें चैत्र 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में चैत्र 21 मार्च को होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता सही है, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी हुई है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता, आर्थिक न्याय होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, और जब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है देख सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, और 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है उनमें। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? निम्नलिखित मामलों में किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था आपका बेरुवारी केस, जो आपको 1960 में आया था बेरुवारी केस, इसमें नहीं बताया गया था, लेकिन 1973 में दोबारा से बताया गया कि केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा या अंग मान लिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 74 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप क्या है? जो संविधान की प्रस्तावना है इसका विधिक स्वरूप क्या है बताइएगा। याद रखेंगे, यह लागू किया जा सकता है नहीं, ये इसका विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब जब आप माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो यह फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीसीएस प्री 2019 और 2015 में पूछा गया, फिर आपको यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में पूछा गया 2013 में, यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, कई बार एग्जाम रिपीट हुआ है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, या कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। 75 नंबर प्रश्न है, इस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष पद जोड़े गए थे, तो 2 शब्द 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, क्या यह सही है? यस, संपूर्ण शक्ति का जो मूलभूत स्रोत है यह आपकी जनता ही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये गलत हो जाएगा। फिर लोक संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपयोग कर सकते हैं, अभी बताया, एकदम सही है। चौथा पॉइंट है आपका, संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। यस, संविधान सबको बोलता है कि आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। और कौन से सही है? तीसरा ऑप्शन, केवल 1, 3 और 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण जनता शक्ति का स्रोत है। और भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं बल्कि राज्य संघ की कृति है, बल्कि जो है राज्य संघ की कृति है। और भारतीय संघ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है कि यह अविनाशी राज्यों जो अविनाशी राज्य है यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब जितने भी राज्य हैं, राज्य अलग नहीं हो सकते, यह विनाशी राज्यों मतलब राज्य आपस में टूट सकते हैं, लेकिन राज्य मिलकर के जब संघ बनाते हैं तो फिर वो संघ अविनाशी होगा, यह इनके कहने का मतलब था। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, और साथ ही सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता की बात का भी उल्लेख करता है।
क्वेश्चन नंबर 77 77 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? याद रखेंगे। सबसे पहले आपका आता है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, विश्वास, धर्म, उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की यहाँ पे स्वतंत्रता दी हुई है। ठीक है। 2 प्रकार की आपकी समानता है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व है। ठीक है। तो आप यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता हो गया। फिर आपके समानता हो गई, भ्रातृत्व होगा। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता। 2 समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भ्रातृत्व बंधुत्व को बढ़ाने वाली, आपने देखा होगा बंधुत्व को बढ़ाने वाली संविधान जो क्षमता है, ये आपके भ्रातृत्व हो गया। ठीक है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संप्रभुता के बारे में बताया गया है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा, क्या सही है? यस। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, गलत। कोई भी संप्रभुता कम नहीं हुई, हम अपने लिए अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, केवल एक इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और संप्रभु क्या होती है? संप्रभुता क्या होती है? संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश पर का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना और राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश सम्मिलित हैं, याद रखें। अगला प्रश्न 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं, आप उन पे ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, एकदम सही। 13 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और 22 दिसंबर 1947 को यह स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यह भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। जो राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया कौन होगा आपका? जैसे केंद्र का मुखिया हो जाएगा आपका राज्यपाल, लेकिन राज्य का मुखिया हो जाएगा आपका, सॉरी, केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति होगा, राज्य का मुखिया हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है। और केंद्र का राष्ट्रपति, तो इसका ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, 1, 2 और 3 सही होंगे। ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर था और उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। उद्देश्य का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। ठीक है। और यह सूचित होता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है कि भारत में संसदीय प्रजातंत्र, जो संसदीय व्यवस्था है, उसको अपनाया गया है और जिसमें कार्यात्मक प्रधान या राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। और कार्य आप देखेंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष। 80 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसकी सही संवैधानिक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। ठीक है। अगला प्रश्न है 81, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी है? ये बताना है, जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सही है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको।
अगर आपने प्रस्तावना पढ़ कर रखा है तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन ये प्रस्तावना के हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रस्तावना से क्वेश्चन आपके अभी RORO 2023 में जो एग्जाम हुआ था, सॉरी 2024 में 12 फरवरी को, उसमें भी क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछे गए थे, वो भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुति के उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो आप अभी बताया आपको बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो 1960 में आया था, इसमें कहा था कि जो है जो आपकी प्रस्तावना है ये संविधान का एक भाग है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस में कहा था कि नहीं है ये इसका भाग नहीं है, तो वो बेरुवाड़ी केस में 1960 में बताया था कि यह इसका भाग नहीं है, ठीक है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये आपको 1973 में आता है, सॉरी ये आपको 1973 में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, USA। और उद्देशिका जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यह उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका यूपीपीसीएस प्री मेंस और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्या यह सही है? यस। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी कथन भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कथन भी सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे यूपीपीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर में पूछा गया था और यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, चारों कथन सत्य हैं क्योंकि भारत में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार का गठन करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होने के साथ साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है और क्योंकि नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उद्देश्य और नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। 86 नंबर क्वेश्चन है 86, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाए। इसका अर्थ है कि सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा, सभी धर्मों को समभाव सहमति मिलेगी। अगला प्रश्न 87 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में व्याख्या की गई है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है कि जबकि विचार, अव्यक्तिक धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है मूल अधिकारों में किया गया है और मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए संबद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य? तो यहाँ पे भारतीय संविधान में साम्यवादी राज्य की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादी राज्य
भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है और संविधान की प्रस्तावना राज्य की नीति निश्चित तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, इसमें इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य है संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता और भारत में संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ऐसी कौन सी शब्दावली है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या भारत की संचित निधि। तो याद रखेंगे इसमें बजट शब्द का कोई भी प्रावधान नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण को लिखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया और यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुर्जेट जो बुजेट से बना है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट कहा जाने लगा और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है और जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, इनसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 44 है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निश्चित तत्व का उल्लेख किया गया है और जिसके अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद में वर्णित राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो बन गया है उत्तराखंड। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य पर यह है लागू नहीं होती है, याद रखेंगे। छठी जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, इसमें जितने भी प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था है ये नागालैंड में नहीं लगेगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड का यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं है और इस राज्य पर कोई भी इसके प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की जो व्यवस्था है इस पर लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों में लागू होगी और यह व्यवस्था अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत की गई है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। अतः नागालैंड राज्य में 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और समानता का या सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? ये सभी जो है अनुच्छेद 21 से हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित नहीं है? बताना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, एकदम सही। भाग 4 में है राज्य की नीति निश्चित सिद्धांत, ये कथन भी सही है। भाग 5 में है मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में नागरिकता है, ये भी सही है। इसमें सी ऑप्शन गलत है,
ये आपको यूपीपीसीएसजे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। ये भाग 4A बोल सकते हैं, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में संविधान जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां प्रस्तुत हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी उन सभी मामले में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है और संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दिए गए दंड में, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, इन सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? इसका संबंध है आपका निर्वाचन से। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। ए का हो जाएगा 2, ठीक है। फिर संविधान का भाग 17 है। भाग 17 में आपका राजभाषा 343 अनुच्छेद में। संविधान का भाग 18 है। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध है। और संविधान के भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन आपके 20 में है, याद रखेंगे। तो A2B1 और C4D3, इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B1 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा A2B1, ठीक है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन, संविधान के भाग 17 में राजभाषा, संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध और संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन। देखिए हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए क्लास में। क्वेश्चन अगर सेम बने तो आपका सही हो जाएगा, ये मेन उद्देश्य है। और ये मत देखिएगा कि आपने हम बुक से करवा रहे हैं। देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये बुक से जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप कहीं से भी उठा के करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप बुक खरीद लें, बुक से क्वेश्चन करें, या तो फिर हमारे साथ जुड़ करके आप कंटिन्यू लगातार क्वालिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। क्वालिटी में 100% आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं इसी क्लास से फंस जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ 10% क्वेश्चन किए हैं, बाकी भी 90% क्वेश्चन तो हमारे पॉलिटी के बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो सभी जरूर किए करेंगे। SR बम्बई केस में 9 न्यायाधीशों का पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? तो न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद की गई है ये बताना है, और ये आपको अनुच्छेद 356 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 356। SR बम्बई बनाम भारत सरकार मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि केंद्र सरकार की राय में चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करती है तो सरकार बर्खास्त करने के कारणों की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है, और इस समय राष्ट्रपति शासन नाम दिया गया है। यह फैसला 9 जजों की बेंच ने 11 मार्च 1994 को दिया, और कुछ समय पूर्व 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इस अनुच्छेद की मांग को स्पष्ट रूप से देखा भी गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98। वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है कि उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के लिए किस अनुच्छेद से होती है? यह आपका अनुच्छेद 36 से होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 36 के अनुसार वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि 1 से होती है, और इसके 70 अनुच्छेद एवं 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है? याद रखेंगे यह आपका अनुच्छेद 40 में सम्मिलित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं
अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का संबंध अनुच्छेद 42 से है। क्वेश्चन नंबर 100। 100 नंबर प्रश्न है अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 260। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद 262 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय होगा। और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। और आज का अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का 101 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य के महामहिम, ये जो गवर्नर हैं, इनको अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति रोक लें। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व रखें। मनी बिल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर दे। सही उत्तर कूट से चुनिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? केवल एक, 2 और 3, 1 और 3 केवल, और 2 और 3 केवल। ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको 1 to 100 वीडियो 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है, पीडीएफ आज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और 1 से 100 तक की पीडीएफ, जितने भी 1 से 100 तक के प्रश्न हैं, इनकी पीडीएफ आज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।